इस मंच से कुल जमा 7 बार कहा गया कि फोकट के कवि, फोकट के कवि, फोकट के कवि, और कवियों द्वारा ही कहा गया। यकीनन इस मंच पर हम फोकट के कवि हैं, और इसलिए हैं क्योंकि जिस बैनर पर हमें आमंत्रित किया गया उसके नीचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिखा हुआ था। निश्चित तौर पर हम फोकट के कवि हैं। क्या बात है भाई साहब। क्योंकि जो आमंत्रित करने मेरे स्टूडियो में आए थे 3-4 भाई, उन्होंने कहा सर ये स्वदेशी कार्यक्रम है। मुझे लगा मेरे देश का कार्यक्रम है। वाह। फोकट के कवि होने का अर्थ ये नहीं होता कि हम फोकटीय कवि हैं। फोकट के कवि यहाँ पर होने का अर्थ ये है कि आज आपके आग्रह पर हमने तमाम हमारे आर्थिक हितों को तिलांजलि देकर यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि आर्थिक हितों से ज़्यादा बड़ी यदि अंजलि होती है तो वो राष्ट्रभक्ति की होती है, वो वतन परस्ती की होती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। ये संयोग है पुष्पेंद्र भाई, पुष्यमित्र भाई, कि आज युवा दिवस है। सत्य से बढ़िया और सत्य से श्रेष्ठ शशि भाई कोई कविता नहीं होती। क्या बात है दुदू। मैं यहाँ पर बाबा ने जितनी बातें रखी, शशि भाई ने रखी, मेरे श्याम भैया, अमन भाई, ये सबकी बातों को समेटूंगा। आप ये समझिए कि 5-10 मिनट में बात को समाप्त कर दूंगा, ज़्यादा प्राण आपके नहीं पीऊंगा। स्वदेशी का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो यहाँ पर दिया गया वो तो अतीत था भाई साहब। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण तो आप लोगों ने जिया है अभी यहाँ पर। पिछले 3.25 घंटे से आप ठंड में बैठकर उन कवियों को देख और सुन रहे हैं जिनके थोबड़ों को ध्यान से आप देख लो तो रात को हंसी आए। एक चेहरा मोहरा ऐसा नहीं है कि जिसको ध्यान से देखने पर ऐसा लगे मुझ सहित कि यार ये कोई देखने लायक लोग हैं। अरे आप फीचर फिल्म देखने जाते हैं भाई साहब, पुष्यमित्र भाई, 500 करोड़ की फिल्म, 500 रुपए के टिकट खरीद कर आप देखने के लिए जाते हैं। बड़े चॉकलेटी चेहरे होते हैं, बड़ी मधुर आवाजें होती है, बड़ा ग्लैमर होता है। म्यूजिक 2.5 घंटे में भाई साहब इंटरवल सहित समस्त ग्लैमर वाली फिल्म समाप्त हो जाती है। ये फिल्म अभी तक 3.25 घंटे जो चली है, आप ईमानदारी से भाई साहब अपने दिल पर हाथ रखकर स्वदेशी के नाम पर इस बात की गवाही दीजिएगा कि क्या उस 500 करोड़ की फिल्म में आप इतनी बार हंसते हैं, इतनी बार तालियां बजाते हैं, इतनी बार विचारोत्तेजना को महसूस करते हैं जो आपने यहाँ पर किया। और यदि ऐसा किया है तो ये हिंदी की ताकत है और हिंदी स्वदेशी का सबसे बड़ा प्रतीक है भाई साहब। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। हिंदी से बड़ा स्वदेशी का प्रतीक क्या हो सकता है? क्या बात है डॉक्टर साहब। यहाँ जितनी भाषाओं की बात की गई ना, सब निकली तो संस्कृत और हिंदी से ही है। वो चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो, सब हमारी बेटियां हैं। बस बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण रखे। बाबा, मैं वो आपकी बात को आगे बढ़ा सकता हूँ, बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन अपन तो मालवा के लोग हैं। और मालवा का आदमी इतना मस्ताना होता है कि वो कुएं में गिर जाए ना तो वो रोता नहीं है, वो नहाने के लिए साबुन मांगता है। और विश्व में कहीं भी चला जाए मालवा का आदमी, वो कभी भूखा नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ हर जगह सेव रखता है वैसा। तो मालवा का आदमी की अपनी विशेषता है। मालवा का अपना, चूंकि आप लोग छट रहे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है मालवा पर। तो एक पूरा पुष्यमित्र भाई कवि सम्मेलन केवल मालवा पर करवाइएगा। तो मालवा की इतनी घटनाएं, इतनी बातें हो गया, तो इतना मस्ताना। एक बार क्या हुआ, मालवा का अपना बंदा एक अपने घर की 5वीं मंजिल पर घूम रहा था, मुकेश भैया, अर्पण भैया, नीचे से कोई चिल्लाया, रामलाल तेरी छोरी भाग गई। अब जैसे ही वो ऊपर जो घूम रहा था उसने सुना तो वो तत्काल 5वीं मंजिल से कूद पड़ा। जब वो 4थी मंजिल पर आया तो उसको याद आया कि यार अपनी तो कोई
छोरी है ही नहीं यार। अच्छा, वो तीसरी मंजिल पर आया तो उसे याद आया कि यार अभी तो अपनी शादी ही नहीं हुई है यार। दूसरी मंजिल पर आया तो उसको याद आया कि यार अपना नाम तो रामलाल है ही नहीं यार, और धड़ाम। तो हम मस्ताने लोग हैं भाई साहब, आनंद लेने वाले लोग हैं, मालवा के लोग हैं। हास्य का कवि हूँ, चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि सत्य से बढ़कर कोई कविता नहीं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ऐसा कहते हैं भाई साहब कि इज द माउस कम आउट फ्रॉम होल। जैसे चूहा स्वस्फूर्त भाव से बिल से बाहर आता है, एस पोएट्री कम्स आउट फ्रॉम सोल, ऐसे ही आत्मा से कविता स्वयमेव स्वस्फूर्त निःसृत हो जाती है। अब मैं जो बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, यदि स्वदेशी मेले में मेरी किस्मत में उपस्थित यहां पर जितने बंधु बांधव है उन्हें लगे कि इस कवि सम्मेलन पर यह बात जरूर होनी चाहिए, तो फिर समापन की कविता रख रहा हूं भाई साहब मैं। सच से बढ़कर कोई कविता नहीं, सत्यमेव जयते नानृतम, चाणक्य से लेकर सांदीपनी तक का ये उद्घोष हुआ। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और मैं यहां से भाई साहब एक सत्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर के कोलंबस हॉल में जब स्वामी विवेकानंद ने अपने विश्व विजयी भाषण को संपन्न किया, तो न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम के अखबार के संपादक मिस्टर जेम स्मिथ ने एक टिप्पणी लिखी कि धर्म की इस पार्लियामेंट में जितने लोग उपस्थित थे उनकी सबकी समन्वित बुद्धिमत्ता को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरी तरफ केवल भारतवर्ष के विवेकानंद को रखा जाए तो विवेकानंद की प्रज्ञा विश्व के तमाम लोगों पर भारी पड़ती है। ये स्वदेशी वाली बात होती है। वाह 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 वाह। लेकिन सब तो न्यूयॉर्क हेराल्ड नहीं होते ना। एक ईर्ष्या से भर गया पत्रकार, उसने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया वहां पर, नितिन भाई आप लिखते हैं इससे बेहतरीन आज कविता नहीं हो सकती, चूंकि विवेकानंद जी की जयंती है, युवा महोत्सव हो रहा है भाई साहब, युवा दिवस मनाया जा रहा है विश्व स्तर पर। एक प्रश्न किया अंग्रेज पत्रकार ने कि स्वामी जी आपने यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें की है, भारत की, भारतीय संस्कृति की गौरव ध्वजा को विश्व के नक्षत्राकाश पर विजय दर्प के साथ फहराने की, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी कि आपने ये जो साफा पहन रखा है ये भारतीय है, आपने जो कुर्ता पहन रखा है ये भारतीय है, आपने ये जो धोती लपेट रखी है ये भारतीय है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी आपने ये जो जूते पहन रखे हैं ना ये तो विदेशी हैं। विवेकानंद समझ गए कि ये पट्टा मेरे जूतों के बहाने मेरे देश को अपमानित करना चाहता है। गौरव कीजिए उस समय 28 वर्ष के उस नौजवान स्वामी विवेकानंद पर स्वदेशी वालों, जो उत्तर स्वामी विवेकानंद ने दिया वो उत्तर कविता की भाषा में, हिंदी में त्वरा कहलाता है, अंग्रेजी में आर्टलेस, आर्ट ऑफ रिपार्टी कहलाता है, संस्कृत में प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है, उर्दू में हाजिर जवाबी कहलाता है। हम पुष्यमित्र भाई बातचीत की भाषा में उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि तूने बिल्कुल सही प्रश्न किया अंग्रेज पत्रकार कि मेरा साफा भारतीय है, कुर्ता भारतीय है, धोती भारतीय है, लेकिन मैंने जूते विदेशी इसलिए पहन रखे हैं ताकि तुम अंग्रेज ये अच्छी तरह समझ सको कि तुम्हारा स्थान हम भारतीयों के लिए पैरों के नीचे ही है। स्वदेशी वाले हो, विवेकानंद की बात पर तालियां कमजोर है भाई साहब। सच से बढ़कर कविता नहीं होती। वाह वाह वाह। मैं तब कहना चाहता हूं कि जब सूरज हो कुछ डरा डरा, विशुद्ध कविता का आनंद लें। जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी जब बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो शिविर कहीं कोई चलता है गुप्त अंधेरे का, संभवतः अमावस घोंट रही है कंठ सुजान सवेरे का, तब जिन्होंने माँ का दूध पिया हो वे ही आगे आते हैं और धन ऐश्वर्य को ठोकर मार के विवेकानंद बन जाते हैं। वाह 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 वाह। विवेकानंद की जयंती पर उपस्थित हूं मैं। क्या बात है। हम हिंदुत्व के अनुयायी हैं, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, और उस समय विवेकानंद जी ने
जो हिंदुत्व को लेकर बात कही, आपकी तालियां फिर उठनी चाहिए भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि आज के इस आयोजन की इससे अधिक सार्थक कविता कोई इस सदन में रखी जा सकती है। आपको परिभाषित करते हुए विवेकानंद के शब्दों को कुछ यूं सुनिए कि क्योंकि हमारी देह में कट्टरता का कलुषित रक्त नहीं है। एक एक लाइन को तौलिएगा भाई साहब अपने खुद के आचरणों पर, कि क्योंकि हमारी देह में कट्टरता का कलुषित रक्त नहीं है, सीधे साधे प्रेम पुजारी हैं हम, बगुले भक्त नहीं हैं। कनक कामिनी की खातिर हमने न कत्लेआम किया, नहीं लुटेरा बनकर हमने कभी कोई कोहराम किया। अरे हाथ उठाना, कभी हमारा बेबस पर मजलूमों पर, कभी नहीं हमने अंगारे बरसाए मासूमों पर, कुचला नहीं कभी भी हमने कुसुमों को कलिकाओं को, शक्ति कहा है भोग की वस्तु नहीं कहा महिलाओं को, रोम रोम में कण कण में प्रभु की सत्ता को जाना है, नहीं पराया गिना किसी को, सबको अपना माना है। हम नफरत के नाले नहीं हैं, स्नेह क्षीर के सिंधु हैं। और स्वदेशी स्वाभिमान जागृत हो जाए भाई साहब, तो आपकी तालियां आनी चाहिए इस मंच पर, बाबा के कर्णपटलों से टकरानी चाहिए। वाह 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 वाह। कि हम नफरत के नाली ने, क्योंकि हमारी देह में कट्टरता का कलुषित रक्त नहीं है, सीधे साधे प्रेम पुजारी हम, बगुले भक्त नहीं है। कनक कामिनी की खातिर हमने न कत्लेआम किया, नहीं लुटेरा बनकर हमने कभी कोई को राम किया। हाथ उठाना, कभी हमारा बेबस पर मजलूमों पर, कभी नहीं हमने अंगारे बरसाए मासूमों पर, कुचला नहीं कभी भी हमने कुसुमों को कलिकाओं को, शक्ति कहा है भोग की वस्तु नहीं कहा महिलाओं को, रोम रोम में कण कण में प्रभु की सत्ता को जाना है, नहीं पराया गिना किसी को, सबको अपना माना है। हम नफरत के नाले नहीं हैं, स्नेह क्षीर के सिंधु हैं, और इसीलिए तो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। वाह 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 वाह। हमारी सनातन परंपरा में क्या बात है। मेरे तेवर तो हास्य के हैं, लेकिन बाबा ने, शशि भाई ने, श्याम भैया ने, मंच पर उपस्थित तमाम कवि साथियों ने, राकेश भैया ने मुझे जो मानसिकता दी, इसलिए मैं इस प्रवाह में हूं। लेकिन हास्य की बात इसलिए जरूर करूंगा क्योंकि प्रसन्न रहना सबसे बड़ी मेडिसिन कहलाती है विवेकानंद के शब्दों में। क्या बात। अब वो उन्होंने कैसा कहा है इसका आनंद लीजिए। शशि भाई, हास्य व्यंग कॉलम आया करता था धर्मयुग में 1980 के दौर में, रेगुलर लिखा मैंने, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था पुष्यमित्र में। उस समय एक हास्य की, ये अर्पण मुकेश तो भाई तो मुझे सुनते रहते हैं, बहुत बहुत हर महीने में 8-10 बार मिलते हैं। एक हास्य की रचना प्रकाशित हुई, जिसे आजकल मेरे सब छोटे भाई हैं वो कभी अपनी तरह से सुना देते हैं, लेकिन वो उस मंतव्य तक नहीं पहुंच पाते जहां के लिए वो लिखी है। अब आप आनंद लीजिएगा भाई साहब, और विवेकानंद जी की बात पर जाकर समाप्त कर दूंगा। मैं ज्यादा प्राण आपके नहीं पीऊंगा, आनंद लेना। मैं आज यहाँ इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचा, यार बेटा, चाय बेचने वाला हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, वो जिसकी किस्मत में होता है वही बन सकता है। अब तू सबको चाय बांट देगा तो वो कविता वाला आनंद जो है ना वो कम हो जाएगा। तो ये तो दिनेश भाई के पास पूरी ट्रे रख दे, वो उसको जमा लेंगे। राकेश भाई ने भी उसे आगे बढ़ा दी, तू बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले बेटा, आगे बढ़ा ले, और फिर उसके बाद खाना ही खिलाएंगे तुझे ना। शाबाश, ये बहुत अच्छा है। ये क्या भाई साहब, ये आप समझे नहीं, ये रस को भंग कर देते हैं ना। आनंद लीजिएगा भाई साहब, आनंद लेना जी। रस भंग नहीं है ये पारस जी की योजना है, भूखे कवियों को चाय पिलाना ताकि रोटी नहीं खिलाना पड़े। ऐसा मामला है क्या राकेश भाई? अब तुम घर फोन कर दो, हम तो तुम्हारे ही घर खाएंगे आज। आप तो ऐसा करना, 4-5 दिन का टिफिन ही बंदवा देना। तो आनंद लीजिएगा भाई साहब, बढ़िया बेटा, बढ़िया है। सरदार जी बहुत बढ़िया, सरदार जी से ही बात शुरू की थी शशि भाई ने। देखिए सरदार जी, मैं यहाँ पुष्यमित्र भाई और ये सब जानते हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। हिंदी साहित्य के शब्दकोश में इस समय 10 लाख से ज्यादा शब्द हैं। हर शब्द के पहले सामान्यतः अ अक्षर लगाओ तो वो उसका विरोधी हो जाता है भाई साहब, विपरीत शब्द हो जाता है। जैसे न्याय, न्याय से पहले अ अक्षर लगा तो न्याय और अन्याय एक दूसरे के विलोम शब्द। जैसे सत्य, सत्य से पहले अ अक्षर लगा तो सत्य और असत्य एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड।
जैसे शोक, शोक के पहले अ अक्षर लगा तो शोक और अशोक एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द। तालियां इस बात पर आनी चाहिए भाई साहब कि 10 लाख से अधिक हिंदी के शब्दों में एकमात्र सरदार शब्द ऐसा है। वाह समझ गए हो तो प्रोफेसर साहब, तर्क है भाई साहब, तर्क है। और हंसने के लिए ये जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ बता रहे थे ना, ऐसा नहीं होता भाई साहब। हंसी की कविता तो एक लाइन में पैदा हो जाती है, एक लाइन में। वो दो पंडित लड़ रहे थे, पहले पंडित ने दूसरे पंडित से कहा कि जब तुझे पता है कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूं तो फिर चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। एक लाइन में होता है सरदार जी हंस है। वो हम पढ़ाते हैं, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ बेटा लड़की में छोटी की मात्रा आती कि बड़ी की मात्रा आती, तो उसने कहा पहले लड़की बताओ। यदि वो छोटी होगी तो उसमें छोटी की मात्रा आएगी, और यदि वो बड़ी होगी तो उसमें बड़ी की मात्रा आएगी। अरे मैंने कहा बेटा ये बताओ यार हम पानी क्यों पीते हैं। अब उसने जो उत्तर दिया भाई साहब, क्यों पीते हैं हम, पानी क्यों पीते हैं। उसने कहा सर क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। और अब तालियां भाई साहब अपने चोक मजबूत रखना, जरा इस बात पर आनी चाहिए। मैं आगे बढ़ हाथ से मैं आ गया हूं, हालांकि पर सुन लें, इसे भी याद आ गया। तो मेरा एक विद्यार्थी अपने पिता के नाम के पहले कभी श्री लगाता ही नहीं था। जैसे हम लगाते ना, जब मेरे पिताजी का नाम राधे श्याम है तो श्री राधे श्याम, किसी के पिताजी का नाम कृष्ण हो तो श्री कृष्ण, शशि भाई का बेटा बेटी अपने पिता के नाम के पहले श्री शशि भाई श्री शशिकांत जी लगाते हैं, वो लगाता ही नहीं था। मैंने कहा कह रहा है तो अपने बाप के नाम के पहले श्री क्यों नहीं लगाता। क्योंकि सर मैं नहीं लगा सकता। मैंने क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि सर कैसे बताऊं मैं आपको, मैं नहीं लगा सकता। मैंने कहा नहीं तुझे बताना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि सर मैं अपने पिताजी के नाम के पहले श्री इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मेरे पिताजी का नाम मतीराम है। वाह, श्रीमती राम हो जाएगा। बस बस ऐसा मैं मेरे लायक हो गए आप। तो मैं, मेरा एक विद्यार्थी पुष्यमित्र भाई मुझे आज मिल गया यहाँ इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब आप पूरा सुनना अमन भैया, शशि भैया, उसको जो आपको अधूरा सुनने को कभी कभी कहीं मिल जाता होगा, सुनाओ तो हमको पता। उसका नाम गुलजारी। अच्छा, वो पट्टा अकेला ही था और उसने इंदौर से भोपाल जाने के 2 टिकट खरीदे हुए थे। अच्छा ये। तो मैंने कहा गुलजारी तू तो अकेला ही है, फिर तूने 2 टिकट क्यों खरीदे हुए हैं। तो उसने कहा सर यदि ये वाला टिकट गुम हो गया तो ये वाला टिकट काम आएगा, और यदि ये वाला टिकट गुम हो गया तो ये वाला का, तो ये वाला टिकट काम आएगा। तो मैंने उससे अगला प्रश्न किया कि मान लो गुलजारी दोनों टिकट गुम हो गए तो उसने अपने पेंट की जेब, पीछे की जेब से पर्स निकाला, उसमें इंदौर टू भोपाल का ट्रेन का डेली अप डाउन का पास था। उसने कहा सर अपने पास ये पास भी तो है। तो मैंने उससे तीसरा प्रश्न किया, मैंने कहा मान लो गुलजारी पास भी गुम हो गया तो। अब भाई साहब गुलजारी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर यदि आपकी दिल की वीणा के एक एक तार को प्रसन्नता पूर्वक टनका दे, आपके हृदय के सरोवर में आनंद की हिल्लोर उठा दे, आपके मन के नक्षत्राकाश पर खुशियों के पखेरु उड़ा दे, तो ये सारा का सारा सदन गुलजारी के उत्तर के सम्मान में 30 सेकंड तक तालियां बजाएगा। फिर मैं बताऊंगा कि उस गुलजारी का आपसे क्या संबंध है, उसके टिकटों का शशि भाई से क्या संबंध है, उसके पास का बाबा से क्या संबंध है, उसकी यात्रा का मेरे जीवन से क्या संबंध है। वो पट्टा मेरा स्टूडेंट गुलजारी मिल गया मेरे को इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, पट्टा अकेला ही, और उसने टिकट खरीदे हुए थे 2। मैंने कहा कि रे गुलजारी दूसरा कौन। उसने कोई नहीं। मैंने कहा फिर तूने 2 टिकट क्यों खरीदे। उसने कहा सर ये वाला गुम हो गया तो ये वाला काम आएगा, ये वाला गुम हो गया तो ये वाला काम आएगा। मैंने कहा 2 टिकट गुम हो गए तो उसने कहा अपने पास ये ट्रेन का डेली अप डाउन का इंदौर टू भोपाल का पास भी तो है। तो मैंने उससे तीसरा प्रश्न किया कि मान लो गुलजारी पास भी गुम हो गया तो उसने कहा सर भोपाल जा कौन रहा है। भाई वाह, तालियां कमजोर है भाई साहब। भाई प्रोफेसर साहब वाह।
वाह बस भाई साहब बात को पकड़ लेना। विवेकानंद जी की जयंती है, स्वदेशी का मंच है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। आज से 35 साल पहले मैंने खरगोन जिले में 5 शाखाओं को शुरू किया था, जो आज भी चल रही है। हम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत करने वाले लोग हैं, हम सूरज को अर्घ चढ़ाने वाले लोग हैं। बात को पकड़ लेना कि हम सबकी जीवन में स्थिति गुलजारी की तरह होती है। हम समझते हैं कि शायद भौतिक वस्तुओं के संचयन से हम जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे उसने 2 टिकट खरीदे थे, ऐसे हम 2 प्लॉट कर लेते हैं, सच्ची खुशी नहीं मिलती। तब हम क्या करते हैं कि पास की तरफ चलते हैं, अब बड़े बड़े मॉल बना लेते हैं, विदेशों में जाकर होटलें खोल लेते हैं, तब भी हमें खुश नसीबी नहीं मिलती भाई साहब, सच्ची खुशी नहीं मिलती। मित्रों, जिंदगी की ट्रेन उम्र के डिब्बों को खींचते हुए आती है, प्लेटफॉर्म पर रुकती है और आगे बढ़ जाती है, और हम गुलजारी की तरह समस्त भौतिक साधनों से संपन्न रहने के बाद भी दुखी मन से वहीं के वहीं इसलिए खड़े रह जाते हैं क्योंकि हम मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि आखिर हमारे जीवन का मकसद क्या है। हमें उस परवरदिगार ने, परमात्मा ने इस धरती पर दन्न से क्यों दे पटका है। तब मैं कहना चाहता हूं विवेकानंद की बात भाई साहब, जो उन्होंने वही 1893 में कही थी कि जिस इंसान की जिंदगी का लक्ष्य नहीं होता, वो घड़ी के पेंडुलम की तरह लगातार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, टिक टक टक टिक टक डोलते रहता है, लेकिन किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तब मैं एक कवि के रूप में जिंदगी का लक्ष्य हम स्वदेशी वालों के लिए क्या होना चाहिए, इसे रखने की गजल के माध्यम से कोशिश करता हूं। आपको लगे कि मैंने जो लक्ष्य तय किया है शायद वो भारतीयों के लिए इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, तो फिर आपका आशीर्वाद उठे भाई साहब कि क्या होना चाहिए कि जो लोग इश्क, पहली बार सुनोगे भाई साहब आप, स्वागत भैया, जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, आए हाय आए जीवन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट रखो भाई, कि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं। जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, क्या बात है, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं, और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये उपमा दी है भाई साहब। सूरज, जब एक कवि की कल्पना के घोड़े शब्दों की जमीन पर सरपट दौड़ते हैं तो कैसी कैसी भावनाएं और उपमाएं आती है। सूरज अर्घ चढ़ाता है, ये हमारे सनातन धर्म की बहनें जो बैठी हुई है यहाँ पर, ये बिटिया बैठी हुई है, ये अपने सीधे हाथ की हथेली को अंजूरी में परिवर्तित करके तांबे के कलश में पवित्र नीर लेकर हाथ में पानी उंडेल कर जब ओम भूर्वाय पते नमे करके सूरज देवता को जलाभिषेक करती है, उसको कहते हैं अर्घ चढ़ाना। ये किसी दिखाई देने वाले देवता की एकमात्र आराधना है भाई साहब। सूरज के अलावा हमें कोई देवता दिखाई नहीं देता। मैं यहां पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं सनातन धर्म का अवलंबी हूं। कोई देवता दिखाई नहीं देता, हमें रामचंद्र जी दिखाई नहीं देते, हमें कृष्ण जी दिखाई नहीं देते, हमें चिरंजीव होने के बाद हनुमान जी नहीं दिखाई देते, लेकिन सूरज ऐसा देवता है जो सतयुग में भी वही था, त्रेता में भी वही था, द्वापर में भी वही था, आज के भी युग में वही है। तो और वो एकमात्र दिखाई देने वाले देवता का जिसे हम अर्घ चढ़ाकर अभिषेक करते हैं, मैंने कल्पना की है कि वो सूरज देवता भी किसी को अर्घ चढ़ाता होगा। और वो किसे चढ़ाता है, और वो जिसे अर्घ चढ़ाए तो फिर हम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामल भारत भूमि के हिंदुत्व वाले नागरिकों के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि एक मात्र दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष देवता किसी का स्वयं जलाभिषेक करे, किसी को अर्घ चढ़ाए। वो किसे चढ़ाएगा, बस यहां पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जो लोग इश्क अपने लक्ष्य से सुबह शाम करते हैं, चांद और तारे भी झुककर उसे सलाम करते हैं, और सूरज अर्घ चढ़ाता है उस इंसान को जो अपना जीवन अपने वतन के नाम करते हैं। इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता भाई साहब। क्यों?
क्योंकि सरदार जी, वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। क्या बात है। समापन की पंक्तियां दे रहा हूं भाई साहब। वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, शहादत से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता है। जागृत देवता हैं सरहद के सैनिक, आए हाय आए हाय। वो डटे हुए हैं वहां पर। आहा आहा। जागृत 500 मीटर ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में जब हम यहाँ गुल्लूबंद टांग के बैठे हैं और ये जो उत्सव मना रहे हैं ना भाई साहब, ये इसलिए मना रहे हैं क्योंकि एक मध्यम श्रेणी के, एक निम्न श्रेणी के परिवार का 18, 20, 22 साल का बच्चा वहां पर 50 किलो की राइफल लेकर जाग रहा है, वहां पर सन्नद्ध है, इसलिए यहां पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और एक बात और बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस देश में एक कानून बनना चाहिए कि इस देश में जितने भी मंत्री बने, जितने भी राष्ट्रपति बने, जितने भी संसद सदस्य बने, उनके साथ एक बात जरूर नत्थी कर देनी चाहिए कि इन पदों पर वही व्यक्ति जा सकते हैं जिनके खुद का या उनके परिवार का कोई नजदीक का बेटा सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती हो, ताकि जब वो 18 साल का नौजवान मरता है ना भाई साहब, वहां शहादत को प्राप्त करता है, तो ये जो बयानबाजी आती है कि हमने 5 लाख रुपए देके इनका कर्ज उतार दिया, अरे जो राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति दे रहे हैं उसको 5 लाख रुपए देकर कोई भी कर्ज उतार सकता है क्या भाई साहब? नहीं उतार सकता। तो वतन परस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, शहादत से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता है। जागृत देवता हैं सरहद के सैनिक, और इनकी आराधना से बड़ा कोई पर्व नहीं होता। वाह वाह। जागृत देवता हैं सरहद के सैनिक, इनकी आराधना से बड़ा कोई पर्व नहीं होता। और कहां आ गए हम बाबा, कहां आ गए? मैं आपकी दुआएं चाहूंगा, सारे सरस्वती पुत्र यहां पर जो 6 बैठे हैं, हम किस मोड़ पे, किस युग में आ गए हैं? हम किस समय में जी रहे हैं भाई साहब? इतने चालाक हो गए हम, इतने धूर्त हो गए हम कि हम भगवान के मंदिर में भी जाते ना तो जूते ऐसी जगह जाकर छोड़ते हैं जहां से भगवान और जूते दोनों एक साथ दिखें, क्योंकि हमारे मन के अंदर ये विश्वास है कि ये भगवान तो हमें कल भी दिखने को दिख जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन निगाह चूक गई तो जूते अभी हाल गायब हो जाएंगे। भगवान भी समझते हैं कि भगत पट्टा बहुत चालू आया है, तो वो कहते हैं जा बेटा तथास्तु, जूते ही खा। तो हम दमन के जूते खा रहे हैं, शोषण के जूते खा रहे हैं, अन्याय के जूते खा रहे हैं, भ्रष्टाचार के जूते खा रहे हैं। और किस मोड़ पर खड़े हैं कि तन के लिए, आहा। तन के पहली बार सुना रहा हूं, बढ़िया गजल है। तन के लिए आहा। वतन को काटने लगे हैं कुछ लोग। तन के लिए विशुद्ध कविता सुने भाई साहब। आए हाय आए हाय आए हाय। तन के लिए वतन को काटने लगे हैं कुछ लोग, खून को शहद सा चाटने लगे हैं कुछ लोग। वाह। तन के लिए वतन को काटने लगे हैं कुछ क्या लोग, बात है राजू भाई। खून को शहद सा चाटने लगे हैं कुछ, और कुछ लोग कलम उठ और रोशनी बिखेर। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं भाई साहब। हमारे राजवाड़ा पर 2.5 साल की बच्ची के साथ जब 56 साल के अधेड़ ने बलात्कार करके उसे फेंक दिया राजवाड़ा पे भाई साहब, और उसके बाद यहां पर जो अखबारबाजी हुई उसमें हमने क्या ढूंढा, बस वही बता रहा हूं। लगे कि ये कवि का दर्द हो सकता है तो फिर आपकी करुणा की पंक्तियों पर भी भाई साहब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि तन के लिए वतन को काटने लगे हैं कुछ लोग, खून को शहद सा चाटने लगे हैं कुछ और लोग। अरे कलम उठ और रोशनी बिखेर, क्योंकि बलात्कार को जातियों में बांटने लगे हैं कुछ लोग। बलात्कार को जातियों में बांटने लगे हैं कुछ लोग। चलते चलते ये कि आप सब जीवन में सफल होना चाहते, पुष्यमित्र भाई सफल हैं, पत्रकार भाई सफल है, अर्पण सफल है, राकेश भैया आप सब, ये सब सफल है, आप सब सफल हैं। सफलता की गारंटी का एक पत्र सौंप रहा हूं भाई साहब। कैसे सफल होंगे आप? जहां है वहां से अधिक सफल हो, यही विवेकानंद कहते थे। कैसे सफल होंगे कि प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है सफलता। कैसे अर्जित होगी भाई साहब? प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है। कंटिन्यूअस एफर्ट टू योर गोल इज की ऑफ सक्सेस। प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है
संघर्ष की राहों से मिलती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, मां बाप की दुआओं से मिलती है।